स्वागत है आपका स्टडी अड्डा पे। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर का है। आज तारीख है, आज डाटा 12 जून 2020, ठीक है। और 12 जून 2020 के करंट अफेयर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल स्टडी अड्डा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए आज की जो डाटा है 12 जून, उसके कुछ करंट अफेयर्स के अपन चर्चा मुख्य करंट अफेयर की चर्चा अपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9.5%, ठीक है। 9.5% ये रेटिंग इसने दी है एजेंसी फिच ने। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी कंपनी ने 2020-21 के बारे में ये कहा है कि यहाँ पे कोविड-19 के चलते भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भारी नुकसान हुआ है, भारी गिरावट आई है। हाँ, लेकिन इसने साथ में ये जरूर कहा है कि 2021-22 तक ये भारतीय अर्थव्यवस्था है वो तेजी से ग्रोथ कर पाएगी और वित्त वर्ष 2022 में ये अपनी जीडीपी 9.5% तक वृद्धि कर पाएगी। और साथ में इसने कहा है कि 2020-21 की जो ये आपकी वित्त वर्ष होगी उसमें उसने कहा है कि 5% की गिरावट आएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, रेटिंग एजेंसी फिच ने 2021-22 के लिए जो जीडीपी निर्धारित की है, जीडीपी ग्रोथ बताई है वो 9.5% बताई है, जबकि 2020-21 में इसने कहा है 5% की कमी होगी और ये भारत इसको रिकवर जल्दी कर पाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ तेजी से वृद्धि कर पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसने कहा है, फिच रेटिंग ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी, लेकिन इस एजेंसी ने कहा है कि कमजोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस फिच की। तो फिच का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक। और ये विश्व की तीसरी बड़ी रेटिंग कंपनी है, ठीक। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है, ठीक है। आपको बताना है गुजरात का जो गिर जिला है, गिर के जंगल जो हैं उन जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले, एशियाई शेर, ठीक है, उनकी संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ रहा है वो है 676। यानी अभी जो शेरों की संख्या जो आई है वो टोटल कितनी आई है, 676। चलिए बात कर लेते हैं थोड़े से इसके बारे में कि ये जो गिर है वो कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये गिर जो है वो सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, गोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, अभी इसमें जो शेर हैं वो 161 नर शेर है, ठीक है। 161 नर शेरों को अंकित किया गया है। 260 मादा शेर हैं, ठीक है। 260 मादा शेर हैं और 45 एवियक्स
45 क्या है? अवेशक, अवेशक शेर, नर शेर, अवेशक नर शेर हैं। और 49 अवेशक मादा है, अवेशक मादा शेर हैं। और 137 शावक हैं, शावक हैं छोटे बच्चे जिनको बोलते हैं ना अपन, 137 शावक भी मौजूद हैं। और इनके अलावा एक बात और भी है, वो क्या याद करनी है? वो है कि 22 ऐसे शेर हैं जिनका सटीक आकलन नहीं किया गया। क्या? सटीक आकलन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन आपका एंड करते हैं। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि गुजरात के गिर जंगल में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? 674। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, जो आपका क्वेश्चन आया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ ले। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन जो क्लासों का प्रतिबंध अभी स्टार्ट किए हैं लोगों ने, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो इसका जो करेक्ट आंसर वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने अभी फिलहाल वर्तमान में ही ऑनलाइन क्लासों पर प्रतिबंध लगा दिया है कक्षा 5 तक के बच्चों पे। साथ ही इसने क्या कहा है, कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर प्रतिबंध लगा दिया है। और साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षा के नाम पर अतिरिक्त जो शुल्क है, ठीक है, अतिरिक्त शुल्क जो स्कूल वाले वसूल करते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास के आधार पे और अतिरिक्त शुल्क जमा ले लेते हैं तो उस पर क्या होगी? कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है, सख्त कार्रवाई। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी है। 2020-21 का जो अभी का जो सत्र है उसमें फीस नहीं बढ़ा सकते, फीस नहीं बढ़ा सकते। ठीक, तो ये आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसको फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है IWUF, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस लिया है? ठीक है, वापस ले लिया है, आरोप लगाया था लेकिन अभी वापस ले लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है संजीता चानू, संजीता चानू। ठीक है, तो पहली बात तो ये कर लेते हैं कि ये आरोप किसके कारण लगाया था। तो ये अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जो है, ये भारतीय भारोत्तोलक के संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों में एक रूपता, क्या? नमूनों में एक रूपता नहीं पाए जाने पर, नहीं पाए जाने पर वापस लिया गया है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब जब किसी खिलाड़ी के ऊपर डोपिंग का आरोप लग जाता है, नशीले पदार्थ का सेवन करने का आरोप लग जाता है, तो उसकी मानहानि होगी कि नहीं होगी? तो अब इस स्वर्ण पदक विजेता संजीता चानू जो हैं, उन्होंने माफी मांगने और मुआवजा देने की भी मांग की है। ठीक है, और ये जो फैसला है वापस हटाने का, ये किसके आधार पर लिया है? तो ये IWF ने, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी, क्या? विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी, इस शॉर्ट में क्या कहेंगे? वाडा। ठीक है, वाडा की सिफारिश पर यह फैसला लिया है।
तो ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संजीता चानू। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ऐसा किस कारण से हुआ, तो नमूने में एकता नहीं पाए जाने पर यह वापस लिया गया। उनके डोपिंग के काफी नमूने लिए गए हैं और नमूने में एकता नहीं पाई गई है, इस वजह से डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया गया। और ये डोपिंग के आरोप किस वजह से किसकी सिफारिश पे वापस लिया गया है, तो यह विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा की सिफारिश पे इसको लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप पर क्रॉप हर बूंद से ज्यादा उपज, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद पे ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इस पे 4000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद में ज्यादा उपज के मध्य में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है, 4000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप पर क्रॉप में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है, जिसका लक्ष्य क्या है, ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज्यादा खेत व सिंचाई करने की सक्षम बनाना है। इसका लघु सिंचाई यानी जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इरिगेशन की इन तकनीकों से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगता है। यह तकनीक अन्य लागत में भी कटौती करने में मददगार रहेगी। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। विश्व बैंक के पश्चिमी बंगाल सरकार को विश्व बैंक ने पश्चिमी बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है। विश्व बैंक, यहाँ पे याद रखना आपको, विश्व बैंक ने कितने करोड़ रुपए का ये अनुदान देने की सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है, नहीं कि अनुदान। तो यहाँ पे है 1950 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, 1950 करोड़ रुपए। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिमी बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए दिया गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी और 1100 करोड़ रुपए है वो औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने में लगाएगी। ठीक है, 850 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च करने वाली है। ठीक है, तो ये है जो 850 करोड़ विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर, विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पे करने वाली है। और 1100 करोड़ रुपए जो उनके पास बच जाते हैं वो औद्योगिक अवसंरचना को तैयार करने में। ठीक है, औद्योगिक अवसंरचना को तैयार। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 1950 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में, सादा क्वेश्चन जो आपके सामने है, हाल ही में किस देश के कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बांग्लादेश में होगी। ठीक है, बांग्लादेश ने अभी क्या किया है, प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। ठीक है, प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। वो कौन सा देश है, बांग्लादेश।
देश। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहयोद्धा, इस मुहिम का नाम क्या रखा है? सहयोद्धा। सहयोद्धा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना कि किस प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कराने की मुहिम जो छेड़ी है बांग्लादेश ने, उसका नाम क्या है? सहयोद्धा। ठीक है, तो सहयोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए वहां के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है ना, कौन है? जुनैद अहमद। कौन? जुनैद अहमद। वैसे इनको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना में संक्रमित लोगों की संख्या है ना, वो 71,000 के पार चली गई है। 71,000 इसमें कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इससे 975 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है कोरोना की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में देश के ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू किस देश ने की है? बांग्लादेश ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्सर ने 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर किसे बताया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। मर्स के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे क्या होता है? ये सर्वे करते हैं कि कौन सा राज्य, कौन सा शहर है रहने के आधार पे सबसे महंगा साबित होता है। ठीक है, और कौन सा सस्ता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है मुंबई। ठीक है, मुंबई को ही माना गया है। मर्सर के अनुसार 2020 कास्ट ऑफ लिविंग के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया है? मुंबई हो गया है। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। मर्स के वर्ष 2020 में रहन सहन की लागत कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व का 60वां, विश्व का कौन सा स्थान है इसका? विश्व का 60वां। और अगर अपन सिर्फ एशिया की बात करें, एशिया का 19वां। ठीक है, एशिया का 19वां स्थान है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहर में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली जो कि विश्व में इसका 101 और चेन्नई, नई दिल्ली 101वें स्थान पे आया है। और चेन्नई जो है कोलकाता में, चेन्नई फिर से लिख देता हूं मैं, वो 143वें स्थान पे रहा है। ठीक है, सर्वे में कहा गया है कि बेंगलुरु 171वें स्थान पे है और कोलकाता 185 रैंकिंग के वे सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर है। बेंगलुरु की कौन सी है? ये 171वें स्थान है यह है। और इसके साथ एक और है जिसका नाम क्या है? कोलकाता। उसका कौन सा स्थान हुआ है? रैंकिंग आई है 150वें, जो कि सबसे सस्ते शहर के रूप में जाने गए। तो मर्सर के अनुसार 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है? मुंबई। उसके बाद कौन सा? नई दिल्ली जो 101वें स्थान पर रहा है विश्व में। फिर है चेन्नई, उसका स्थान 143वां है। और सबसे सस्ते शहर कौन से हैं? बेंगलुरु जो कि 171वें स्थान पे है और कोलकाता 185वें स्थान पे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? ठीक है, कि किस देश के मानव रहित, मानव नहीं होता, सब मर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चीन। ठीक है, तो चीन ने अभी ये कारनामा करके दिखाया है। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व की सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। तो बात कर लेते हैं ये सबमर्सिबल क्या होता है। ठीक है, तो सबमर्सिबल क्या होता है, ध्यान दें। ये सबमर्सिबल क्या होता है कि गहरे पानी के भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है।
ये गहरे पानी में जा सके वाली मशीन, ये मशीन होती है एक, ठीक है। इसका इस्तेमाल प्राय वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। और ये जो मर्सिबल है, सबमर्सिबल चाइना वाली, इसका नाम क्या है? हाइडू, हाइडू 1, ठीक, हाइडू 1। और किस महासागर में ये गई है? प्रशांत, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र कौन सा है? मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, ठीक है, मारियाना ट्रेंच, ये देख लेना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना, चीन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किसने अभी किया है? ठीक है, आपको ये बताना है किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया? रोजगार सेतु पोर्टल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों को पंजीयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, क्या कहा है, कि पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,69,000 उनके परिवार के सदस्यों को पंजीयन किया जा चुका है। कितने? 7,30,000, ठीक है, श्रमिकों को और प्रवासी श्रमिकों को, ठीक है, प्रवासी, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। प्रवासी मजदूर और 5,69,000, 5,79,000 परिवार के सदस्यों को पंजीयन किया जा चुका है। पोर्टल पर 5,246 ऐसे लोगों का पंजीयन किया गया है जो इन लोगों की रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों का संपूर्ण कर लिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने श्रमिक प्रवासी श्रमिक जो हैं उनको रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट कल के वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू, धन्यवाद।